गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप घर पे सुरक्षित होंगे, स्वच्छ होंगे और आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते रहिए। श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय में आपका स्वागत है। आगे की बात मैं करती हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है आदिकाल और भक्तिकाल, उसमें अपन आदिकाल पर विचार करेंगे। अब हिंदी साहित्य के नाम से आपको पता चल रहा है कि हिंदी का जो साहित्य था उसके विभिन्न विद्वानों ने इतिहास रचे। उस इतिहास में विद्वानों ने इतिहास रचते हुए उस इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया। विभिन्न कालखंडों में विभाजित करते हुए हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया। वैसे अनेक विद्वानों ने अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया है। जैसे जॉर्ज गिरियर्सन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 कालखंडों में विभक्त किया है। मिश्र बंधुओं ने 4 कालखंडों में विभक्त किया है। इसी के साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वह सर्वमान्य है, यानी सभी विद्वानों ने एकमत होकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन था उसको सबने मान्य किया, यानी उसी को स्वीकार किया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन को अपन मानते हुए आदिकाल का अध्ययन करते हैं। अब आदिकाल कहते किसे हैं, यानी आदिकाल क्या है? इस आदिकाल से आपको पता चल रहा है कि हिंदी साहित्य का जो जन्म काल मान लो, विज्ञापन काल मान लो, उसका प्रारंभिक काल मान लो, उसका आरंभिक काल मान लो, उसे ही आदिकाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य का जो शिशुकाल था, जन्म काल था, उसका आरंभ जो हुआ उसे ही आदिकाल कहते हैं। तो अब विभिन्न विद्वान जो हिंदी साहित्य के विभिन्न साहित्यकार हुए हैं उन्होंने आदिकाल के अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे कि आदिकाल की बात करें तो आदिकाल जो नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अब इस आदिकाल पे चर्चा करने से पहले अपन हिंदी साहित्य के जो 4 कालखंड है उस पे एक बार एक दृष्टि डाल लेते हैं ताकि आपको क्रमानुसार पता चल जाए कि अपन कौन सी काल का अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन अपन जो मानते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कालखंड को पर विचार करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया और उन्होंने जो कालखंडों का नामकरण किया वो नामकरण दोहरा नामकरण किया। बाकी जो विद्वान थे उन्होंने इकहरा नामकरण किया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया, एक तो काल के आधार पर और एक प्रवृत्ति के आधार पर। तो काल के आधार पर और प्रवृत्ति के आधार पर, तो दोनों पे अपन विचार करते हैं। उसके बाद में ही हम आदिकाल पे विस्तार से विचार करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल है उस पे चलते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है वो अपन एक तो उन्होंने मैंने बताया कि दोहरा नामकरण किया, एक तो काल के आधार पर और एक प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, प्रवृत्ति काल की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल है उसका जो काल की बात करें उसका नाम जो आदिकाल प्रवृत्ति के नाम पर उन्होंने नाम दिया वीर गाथा काल। दूसरे काल की जो बात करते हैं वो है पूर्व मध्य काल। प्रवृत्ति के आधार पर इसका नाम है भक्ति काल। अब तीसरा जो काल है वो है उत्तर मध्य काल। इसकी प्रवृत्ति के आधार पर है आपका रीतिकाल। चौथा जो काल है उसको मैं इधर लिख देती हूँ। चौथा है आपका आधुनिक काल। जिसका प्रवृत्ति के आधार पर है गद्य काल। इसी के साथ हम इसकी समय सीमा भी जान लेते हैं
कि आदिकाल की जो अब एक बार इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो काल विभाजन है मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ कि आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल इसका नाम दिया भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल प्रवृत्ति के आधार पर रीतिकाल। आधुनिक काल प्रवृत्ति के आधार पर गद्य काल। अब इनकी अपन समय सीमा जान लेते हैं, यानी इसकी जो समय सीमा है आदिकाल, तो आदिकाल की जो समय की बात करते हैं विक्रम संवत 1050 से 1350, विक्रम संवत 1050 से 1375 का विक्रम संवत है। फिर आप भक्ति काल की बात करते हैं, विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। और आपका रीतिकाल है विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। और जो आधुनिक, हाँ, तो आदिकाल पर अपन बात करते हुए हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो काल विभाजन किया गया, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये काल विभाजन किस में किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था। इस हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ये जो काल विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको ये याद करवा देती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया है वो 4 कालखंडों में किया है, जो सभी विद्वानों ने सर्वमान्य स्वीकार किया है। हालांकि इसमें बहुत मतभेद चले थे कि इसका इतिहास ग्रंथ मान्य है, जैसे गारसा दत्तासी का था, जॉर्ज गिरियसन का था, मिश्र बंधुओं का था, शिव सिंह सेंगर का था, आचार्य उसका डॉक्टर नगेंद्र का था, राम कुमार वर्मा का था। लेकिन उन सभी विद्वानों ने अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ था उसमें जो कालखंड किया गया उसी को सभी विद्वानों ने मान्य किया। तो मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है वह दोहरा काल विभाजन किया है, यानी एक तो समय सीमा यानी काल के आधार पर और एक प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति का मतलब उस समय जनता में किस प्रकार की प्रवृत्ति चल रही थी उस प्रवृत्ति के आधार पर। तो अपन बात करते हैं जैसे आदिकाल, तो आदिकाल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरा नाम दिया वीरगाथा काल, जिसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375। उसके बाद में पूर्व मध्यकाल, यानी पूर्व मध्यकाल काल के आधार पर पूर्व मध्यकाल, और उसका नाम है भक्ति काल। यानी उस समय जो जनता थी उसका जो भाव थे, जो विचार थे, वो जनता भक्ति की ओर अग्रसर हुई, इसलिए इस काल का नाम दे दिया गया भक्ति काल। इसकी समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत। उसके बाद में उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल के बाद में इसका जो प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण है वो रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय सीमा है विक्रम संवत 1700 से विक्रम संवत 1900 तक। उसके बाद में आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो प्रवृत्ति के आधार पर काल है वो है गद्य काल। इसकी जो समय सीमा है विक्रम संवत 1900 से अब तक। ये तो विक्रम संवत की बात थी। इसके साथ में मैं ईस्वी सन भी आपको साथ में बता देती हूँ कि जैसे आदिकाल की ईस्वी सन की बात करें तो 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। 1300 उसके बाद में जो रीतिकाल है वो 1350 से 1650, फिर रीतिकाल है 1650 से 1850, और फिर गद्य काल है वो 1850 से अब तक। अब यह आपका हो गया आदिकाल, यानी आपके हिंदी साहित्य का जो कालखंड था उसका आपने अब आपको ये पता चल गया कि आदिकाल क्या है। अब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि आदिकाल है क्या।
अब मैं बात करती हूँ आदिकाल। अब देखो, अच्छा, अब एक बात सामने आती है कि आदिकाल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो नाम दिया, हालांकि ये आदिकाल जो नाम था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं दिया था। ये नाम जो आदिकाल का जो नाम दिया था वो दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जब रीतिकाल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है, जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही मान्य हैं, जबकि आदिकाल का जो नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अब ये बात, एक बात ये समझने योग्य बात है कि इसका नाम आदिकाल ही क्यों दिया गया। इसका नाम आरंभिक काल भी दिया जा सकता था, इसका प्रारंभिक काल भी दिया जा सकता था। तो इसके साथ में मैं अब आपको बता देती हूँ कि आदिकाल किसे कहते हैं। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का जो जन्म काल, शिशु काल या प्रारंभिक काल या आरंभिक काल जिसे अपन कह सकते हैं, उसे ही आदिकाल कहते हैं। अब बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल के समय की अपन बात करें, उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, उस राजनीतिक परिस्थिति पर एक बार अपन विचार करें कि जब भारत में सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य पतन की ओर था, उस समय भारत में हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना जाता है। अब बात करते हैं आदिकाल की जो विशेषताएं हैं। अब मेन जो टॉपिक है आपका, वो जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आदिकाल की विशेषताओं पे एक प्रश्न आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, आदिकाल की विशेषताएं। अब हम आदिकाल की विशेषताओं पर विचार करेंगे। आदिकाल आपने समझ लिया, आदिकाल क्या था, उसकी समय सीमा क्या थी, उसका आदिकाल का नाम किसने दिया और आदिकाल ही क्यों दिया, ये सब बातें आप पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इसके साथ अब हम बात करेंगे आदिकाल की विशेषताएं। इस पे एक क्वेश्चन हर बार पक्का आता है, विशेषताएं बोल दो, चाहे आप पर्वतीयाएँ बोल दो, चाहे रासो काव्य की विशेषताएं बोल दो। तो आदिकाल की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है आपका युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। दूसरी आपकी जो विशेषता है वो है ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। ऐतिहासिकता का अभाव। तीसरी जो विशेषता है वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। एक बार मैं बता देती हूँ, उसके बाद में अपन आश्रयदाताओं की प्रशंसा। पहली विशेषता युद्धों का सजीव चित्रण, ऐतिहासिकता का अभाव, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। चौथी जो विशेषता है वो है कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता। कल्पना की प्रचुरता। पांचवी आपकी है संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण या संकुचित राष्ट्रीय भावना। संकुचित राष्ट्रीय भावना। संकुचित राष्ट्रीय भावना। छठी जो विशेषता है वो है प्रामाणिकता में संदेह है। प्रामाणिकता में संदेह है। प्रामाणिकता में संदेह है। एक बार अपन 6 विशेषताओं पे वो करते हैं, वर्णन करते हैं, इनका एक बार समझ लेते हैं,
उसके बाद में आगे और विशेषताएं हैं वो मैं बताती हूँ। तो आपकी एक बार ये विशेषताएं मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ। युद्धों का सजीव चित्रण, पहली जो विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण, ऐतिहासिकता का अभाव, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता, संकुचित राष्ट्रीय भावना, प्रामाणिकता में संदेह है। आगे की 6 विशेषताएं हो चुकी हैं। सातवीं जो विशेषता है वह है वीर रस एवं श्रृंगार रस का समन्वय। सातवीं जो विशेषता है वह है वीर रस एवं श्रृंगार रस का समन्वय। आठवीं जो विशेषता है वो है विविध छंदों का प्रयोग। विविध छंदों का प्रयोग। नौवीं जो विशेषता है वह है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। 10वीं जो विशेषता है वह है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की समय सीमा, आदिकाल के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथ में ही आदिकाल की विशेषताएं पढ़ी हैं। जो मैंने 7 विशेषताएं आपको बताई हैं, 10 विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। इन 10 विशेषताओं पर अपन विस्तार से जो इनका जो वर्णन है वो आगे का जो वीडियो होगा उसमें उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।